आज तो सूरज देवता ने बड़े सवेरे दर्शन दे दिया। घाम भी करारी खिली है, सारा गेहूं पसार देती हूँ, सूख जाएगा। बूढ़ी कस्तूरी अपने अंगने में गेहूं सुखा रही है। जादुई उड़ते कालीन गांव में खुशहाली का मंजर है। पक्षी चहचहा रहे हैं, आसमान में बादलों का डेरा छाया है। कुछ किसान खेतों में फसल काट रहे हैं और कुछ नई फसल बोने के लिए हल जोतने में जुटे हुए हैं। बच्चे जादुई उड़ता कालीन गांव के खुले मैदान में खेल रहे हैं। मैं कहती हूँ रुक जा चिट्टू के बच्चे, मैं तुझे पकड़ के रहूंगी, तो फिर पकड़ के दिखाओ मुझे। सभी बच्चों को भागते दौड़ते देखकर बुजुर्ग कस्तूरी मंजरी सरला से उल्हाना देती है। हे भगवान, कैसे शैतान बच्चे हैं, सूरज चढ़ते ही गांव में उधम मचाने लगते हैं। अरे सरला मंजरी, अपने बाल बच्चों को थोड़ा लगाम कसकर रखा करो। देखो कैसे भागा दौड़ी मचा रहे हैं। तुम्हें पता है ना हमारा गांव इस कालीन पर टिका है। देखो कैसे हुड़दंग मचा रहे हैं। गलती से भी पैर डगमगाया तो ऊंचाई से नीचे गिरेंगे। अरे कस्तूरी काकी, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, अब क्या बच्चों को ओखली से बांधकर घर में थोड़ी जकड़ देंगे। और हमारे बच्चों का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि हम जादुई उड़ते कालीन गांव के निवासी हैं। हाँ काकी, अब तो आप भी गांव के रंग में ढल जाओ, क्योंकि अब तो सारी जिंदगी इस जादुई उड़ते कालीन गांव में ही रहना है। ऐसा बोलकर सरला मंजरी अपने काम में मगन हो जाती हैं। मगर आखिर ये कैसा अनोखा गांव था जो कि उड़ते कालीन पर बसा हुआ था? और क्या इस गांव के निवासियों के पास रहने को जमीन नहीं थी जो इन्हें इस तरह रहना पड़ रहा था? क्या जादुई उड़ते कालीन गांव के निवासी हमेशा से इतने ही खुशहाल थे, या फिर इसके पीछे किसी पिछड़े गांव की दुर्दशा छिपी है? आइए देखते हैं। जहां मधुपुरा गांव के सब पुरुष कोयले की खान में और महिला ईंट भट्टे में तपती धूप में आग में ईंट बना रही हैं। हे राम जी, इस जेठ की दोपहरी ने तो शरीर झुलसा कर रख दिया है। ऊपर से आग में ईंट बनाने में प्राण निकल जाता है। सचमुच कस्तूरी काकी, इस बरस तो हमारे मधुपुर गांव में भीषण गर्मी पड़ रही है। मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है। पसीने से बेहाल महिलाएं, जिसमें से कुछ गर्भवती हैं, कुछ बुजुर्ग और कुछ बाल बच्चे वाली हैं, बच्चों को सुलाकर ईंट बना रही हैं। दोपहर में चलती लू भरी हवा में धन्ना सेठ छतरी में बैठा फल खा रहा है। वाह भाई वाह, गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे फल खाकर मजा आ जाता है। कितने मीठे लीची नारंगी हैं। आहा हा हा हा। ऊपर वाला जाने हमारे गांव के भाग्य कब बदलेगा। कब तक हमें इस जगह धन्ना सेठ की गुलामी करनी पड़ेगी। ये गुलामी तो सारी जिंदगी भर के लिए भाग्य में लिख गई है काका। इस धन्ना सेठ ने हम गरीब गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हमारे पास खुद की जमीन होते हुए भी हम उस पर अन्न का एक दाना नहीं उपजा सकते, क्योंकि खदान से भट्टी की चिमनी से जो विषैला धुआं उठता है, हमारी खेती बाड़ी लायक उपजाऊ जमीन बंजर हो गई है। ऐसा कहते कहते गांव के गरीब निवासी राकेश और हरिया की आंखें दुख से भर जाती हैं। तभी कोयला तोड़ते गरीब मुखिया सबको सहानुभूति देते हैं। चिंता मत करो भाइयों, एक न एक दिन इसके पाप का घड़ा भरेगा। मेहनत से पसीना बहाकर खुददारी की रोटी खा रहे हैं, इसकी तरह किसी गरीब का खून तो नहीं चूस रहे। मधुपुर गांव के निवासियों की दिनचर्या ऐसे ही शुरू होती है। गांव पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। कच्चे रास्ते, सूखे तालाब, यहाँ तक कि रोजगार का भी कोई साधन नहीं था। इसलिए पूरे गांव को मजबूर होकर धन्ना सेठ की भट्टी और खान में काम करना पड़ता है, जिससे उसे तो खूब मुनाफा होता, मगर गांव वाले गरीबी के दलदल में और भी ज्यादा धंसते जा रहे थे, जिसके कारण हर साल गांव में भूकंप आना था, जिसमें पूरे गांव के घर उजड़ जाते। गांव वाले फिर से अपना गांव बसाते थे, जबकि सेठ अपनी बड़ी कोठी में शान से रहता। सांझ ढले सब अपनी दिहाड़ी लेके अपनी झोपड़ी में लौटते हैं। सरला, जल्दी से रोटी बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ये लो, मैं आटा ले आया हूँ। अजी बनाती हूँ, पहले थोड़ा बाबा के हिस्से का निकाल देने दो। सरला एक बर्तन में आटा निकाल के रख देती है। तभी एक बाबा द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। उनके हाथों में एक मैला कुचैला कालीन था और कंधे पर एक झोला। माँ माँ, बूढ़े बाबा जी आ गए हैं। भिक्षाम देहि बेटी। ये लीजिए बाबा जी, मैं कब से आपकी बाट जोह रही थी। भगवान तुम्हारे घर के अन्न जल के भंडार में बरकत दे। खुश रहो बेटा। ऐसी गरीबी भरे जीवन में क्या खुश रहेंगे बाबा। बड़े दुख से केवल 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। ठाट तो उस सेठ के हैं। सरला के इस कुड़कुड़ाहट पर बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, दूसरों की डाह मत करो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि पापी का डेरा चाहे सोने का क्यों न बना हो, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो दिन भी आएगा। चलता हूँ। बाबा जी, आपकी कालीन में ले लूं क्या? नहीं राजू, बाबा इस कालीन पर सोते हैं। बाबा जी अगर आप कहें तो मैं आपके लिए बिस्तर सिलकर दे दूंगी। ये कालीन मैला कुचैला हो गया है, इसे फेंक दीजिए। नहीं बेटी, मेरे लिए यह कालीन बहुत बहुमूल्य है। अच्छा, मैं चलता हूँ।
रात होते पूरा गांव खा पी कर सो जाता है। तभी सबकी झोपड़ी हिलने डुलने लगती है, जमीन में दरार आ जाती है। अरे जागो गाँव वालों, अरे जागो, अपने घर से बाहर निकल आओ, भूकंप आया है। लोग अपने परिवार के प्राण बचाते हुए बाहर आते हैं, जबकि कुछ परिवार दबकर मर जाते हैं। गांव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सब लोग विलाप करने लगते हैं। कई लोग जख्मी लहूलुहान थे। माँ, पिताजी, मेरे सर पर ईंट गिर गई थी, खून आ रहा है। हे भगवान, मेरी चिंकी। मंजरी अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर चिंकी के सिर पर बांध देती है। देखते देखते उजड़े गांव का सवेरा होता है। सबकी आंखों में आंसू थे। गांव की जमीन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अरे मुखिया जी, तिनका तिनका जोड़कर हम गरीब गांव वालों ने अपने सिर पर छत बनाई थी, मगर इस बार तो जमीन में दरार आ गई। अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे? इससे पहले कि मुखिया जी कोई सलाह मशवरा करते, तेज भूस्खलन होता है। धरती बीचों बीच से फटने लगती है। हे भगवान, ये प्रकृति का कौन सा प्रकोप है। चलो भागो, सब लोग, जमीन धंस रही है। सब लोग गांव छोड़ संकट की घड़ी में सहायता की गुहार लगाते हैं और जंगल में आते हैं। देखते देखते भीषण बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा गांव थर थर कांपने लगता है। जहां बाबा कालीन पर साधना कर रहे थे। बाबा, मेरे गांव के निवासी बेघर हो चुके हैं। हम सब दर दर भटक रहे हैं। इससे पहले कि ठंड का कहर हमको निकल ले, हमारी रखवाली कीजिए बाबा। माँ, मुझे बहुत डर लग रही है। बबलू बेटा, सोना नहीं, सर्दी की नींद मौत की नींद होती है, कुछ कीजिए। बाबा विपत्ति में घिरे गांव को देखते हैं और कालीन पर मंत्र पढ़ते हैं। देखते ही देखते कालीन पर तेज रोशनी प्रकाशमान होती है, जिससे कालीन विशाल आकार का हो जाता है और पूरा का पूरा गांव जादुई कालीन पर उठकर समा जाता है। चलो जादुई कालीन, इस गांव से दूर हवा में उड़ चलो। बाबा के ऐसा कहते ही जादुई कालीन गांव के लोगों को लेकर आसमान की ओर उड़ने लगती है और हवा के ठहर जाती है। जादुई उड़ती कालीन गांव के लोग दंग भरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। बाबा, कहीं हम सब खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? हम जादुई उड़ते कालीन पर बसे हैं। आश्चर्यचकित मत हो, ये जादुई उड़ता कालीन गांव तुम सबके पुण्य का फल है। आज से ये गांव तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। ये कहकर बाबा गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते उड़ते कालीन गांव के खेती बाड़ी की बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती है। सबके टूटी झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाते हैं। जहां किसान फसल की बुआई करते हैं, ऋतुएं खुशहाल बरसाती हैं। पंछी की कलरव और बच्चों की कलकारी, किसानों के हलों का रंभाना वातावरण को खुशहाल बना रहा था। वैसे हरिया काका, जो भी कहो, इस उड़ते कालीन गांव की ठंडी ठंडी पुरवाई में फसल काटने का सुख अलग ही है। हाँ राकेश, और दिन भर की मेहनत के बाद रात में ठंडी ठंडी ताजगी और शुद्ध हवा बयार में सुकून भरी नींद आती है। सालों के बाद हम किसान इस साल फसल का पर्व अपने जादुई कालीन गांव में धूमधाम से मनाएंगे और पेट भर कर पुआ पूरी खाएंगे। अंत में पूरा गांव खुशहाली से पर्व मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बांटकर खाते हैं और उड़ते कालीन गांव में रहते हैं।